अब शुरू किया जाए। जी सर। हाँ, तो आज का टॉपिक जो है पिछला ही है लगभग, मियाज। जी जी। तो मियाज के बारे में काफी कुछ पिछली बार भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग हैं, लेकिन संक्षेप में उसकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। मियाज जो कंसेप्ट है ये यद्यपि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, परंतु बिना इसमें बिलीव किए हुए हम क्रॉनिक केस को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए हमें मियाज के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ेगा। ये कंसेप्ट मियाज का जो है ये डॉक्टर हेनमन के समय से नहीं है, बल्कि ये मियाज का कंसेप्ट डॉक्टर हेनमन के समय भी था, जब तक कि उस समय कोई ऑर्गेनिज्म का रिसर्च नहीं हुआ था, डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो उस समय मियाज को एज ए डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट माना जाता था, एज ए डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट माना जाता था। बाद में ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट वगैरह का इजाद हुआ। तो मियाज में कोई डॉक्टर हेनमन ने अपने तरफ से नहीं वो किया है, उन्होंने मियाज के जो है उन्होंने जोड़ा जरूर, उन्होंने एक सोरा को और साइकोसिस को, इसलिए कि सिफिलिस भी पहले था। सिफिलिस भी डॉक्टर हेनमन के समय एग्जिस्ट करता था और उसको भी चूंकि कोई ऑर्गेनिज्म तो का रिसर्च तो हुआ नहीं था, शोध हुआ नहीं था, तो उसको भी यही माना जाता था कि सिफिलिस इज काज्ड बाय ए डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट। तो ये कंसेप्ट डॉक्टर हेनमन के दिमाग में मियाज का आया कैसे, इसके बारे में हम लोग पिछली बार भी चर्चा कर चुके हैं। एक बार पुनः इस पे हम लोग दृष्टिपात करें कि मियाज का कंसेप्ट डॉक्टर हेनमन के दिमाग में इसलिए आया कि 30 साल तक वो प्रैक्टिस करते रहे और उन्होंने देखा कि बहुत से ऐसे रोग हैं जो कि ठीक होने के बाद भी फिर रिलैप्स कर जाते हैं। 6 महीने बाद हो गया, साल भर बाद फिर आ जाता है। इवन यहाँ तक कि नॉन वेनेरियल डिजीजेस भी, जैसे कि नॉन वेनेरियल डिजीज जैसे कि डायबिटीज है, एपिलेप्सी है, हाइपरटेंशन है, एनासार्का है, एडिमा है, ये वेनेरियल डिजीज, नॉन वेनेरियल डिजीजेज हैं। तो ये भी जो है रिलैप्स कर जाते हैं। तो उनके दिमाग में आया कि कोई ना कोई कारण जरूर है जो इन द वे ऑफ क्योर में एज ए ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है। तो शुरुआत में तो उनके दिमाग में ये आया कि हो सकता है कि लाभ सिमिलिया जो है, लाभ सिमिलर जो है, ये यूनिवर्सली जो है एप्लीकेबल ना हो। तो उन्होंने इस पर बड़ा विचार किया कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लाभ सिमिलर तो एक तरह से देखा जाए तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये गलत नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने ये सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि औषधियों की संख्या इतनी कम है जो कि पेशेंट के सिम्टम्स को समाहित नहीं कर पाता है, समाविष्ट नहीं कर पाता है या कवर नहीं कर पाता है, इसलिए दवाइयाँ काम तो करती हैं कुछ हद तक, लेकिन रोग रिलैप्स कर जाता है। तो 30 साल की प्रैक्टिस में काफ़ी कुछ दवाइयाँ रिसर्च या टेस्टिंग हो चुकी थी, ड्रग प्रूविंग हो चुकी थी, उसका परीक्षण हो चुका था। तो ये भी बात उनको लगा कि नहीं, ये कारण नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने ये सोचा कि कोई ना कोई ऐसा ऑब्स्टेकल जरूर है जो कि इन द वे ऑफ क्योर में बाधक बन रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर हेनमन ने 30 साल का रिकॉर्ड उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसका एनालिसिस किया। और यही नहीं बल्कि और भी डॉक्टरों जो भी उनके इष्ट मित्र थे, जो भी उनके फॉलोअर्स थे, उनके केसेस का डाटा उन्होंने लिया और उसका उन्होंने ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, और उन्होंने देखा कि वही केस रिलैप्स करते हैं
जिनमें सप्रेशन हुआ रहता है, जिनमें स्किन मैनिफेस्टेशन का यानी एरप्शंस का या जो भी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है, चाहे वाट है, चाहे कंडाइलोमेटा है या एरप्शंस हैं, जो भी है, एक्जिमा है, इसका सप्रेशन हुआ है, उन्हीं केसेस में ये बीमारी ठीक होने के बाद भी रिलैप्स करती है। तो ये चीज उन्होंने बड़ा गहन अध्ययन किया, मनन किया और एनालाइज किया, और उन्होंने पाया ये कि सप्रेशन ही मेन कारण है जो कि बीमारियों को बार बार पैदा करती है। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये सप्रेशन स्किन डिजीजेस कैसे आया, ये इच कैसे आया। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि कैसे आया होगा। तो फिर उन्होंने काफी पीछे जाके उन्होंने सोचा कि 2 शताब्दी पूर्व तक तो बीमारियां इतनी नहीं होती थी, तो ऐसा क्या कारण हो सकता है कि अब बीमारियां इतनी बढ़ती जा रही हैं और इचेज वगैरह, एरप्शंस वगैरह ये पैदा होते जा रहे हैं। तो उन्होंने ये देखा कि 2 शताब्दी पूर्व के लोग जो हुआ करते थे वो बहुत ही सरल हुआ करते थे और उनका मस्तिष्क एकदम शुद्ध हुआ करता था, यानी प्योर हुआ करता था, पायस हुआ करता था, यानी उनकी थॉट जो हुआ करते थे वो पॉजिटिव हुआ करते थे, किसी प्रकार का टेंशन नहीं हुआ करता था। और जब से लोगों के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ यानी इच्छाएं बढ़ती गई और उसको पाने के लिए तरह तरह के उनके विचार बनते गए, दूषित विचार, इविल थिंकिंग, बैड थिंकिंग उनके विचार में आने लगे, तब से ये बीमारी यानी इच की बीमारी, यानी ये जो इविल थिंकिंग है, बैड थिंकिंग है, ये एज ए समझ लीजिए कि मेंटल इचिंग है। और ये मेंटल इचिंग जो है ये रिफ्लेक्टेड हो जाता है हमारे स्किन पे, हमारे एक्सटर्नल बॉडी पे, ये मैनिफेस्टेड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इच एंड एरप्शन। और ये एक तरह से समझ लीजिए, अगर एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन जो भी है, चाहे वो सोरा का हो, चाहे वो सिफिलिस का कंडाइलोमेटा हो, सैंकर हो, और साइकोसिस का जैसे मान लीजिए फिगवार्ट है, कंडाइलोमेटा है, और या यूरेथ्रल डिस्चार्ज है, अगर इनको दबाया ना जाए तो बहुत ज़्यादा ये घातक नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा इंजूरियस नहीं होते हैं। लेकिन जब इनको सप्रेस कर दिया जाता है तो ये लेटेंट फॉर्म में चले जाते हैं, यानी जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन हुआ प्राइमरी हुआ, समझ लीजिए प्राइमरी सिम्टम्स हुए एक तरह से, और जब उनको हम सप्रेस कर देते हैं तो वो लेटेंट फॉर्म में चले जाते हैं, और जब उनका हम ट्रीटमेंट करेंगे तब वो फिर से रिवर्स होके आएंगे फिर। तो इस तरह से यानी एक तरह से कह सकते हैं आप कि प्राइमरी सिम्टम्स, लेटेंट सिम्टम्स और क्रॉनिक सिम्टम्स होते हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर हेनमन ने सोरा, तो इस तरह से मियाज्म को हम क्या कह सकते हैं, एक डेफिनेशन के रूप में हम कह सकते हैं कि मियाज्म इज ए क्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशिया which increases the susceptibility of an individual towards the disease। ये सिंपल सी बात है। अब देखिए होम्योपैथिक में डायनेमिक्स को बहुत महत्व दिया गया है। डायनेमिक्स को यानी डायनेमिक्स वाइटल फोर्स को समझ लीजिए, डायनेमिक्स को दिया गया है, डायनेमिक एक्शन को दिया गया है। और अगर ये कहा जाए कि पूरी होम्योपैथिक में डायनेमिक्स चारों तरफ घूमती रहती है, क्योंकि जब हम ये मानते हैं कि हमारी जीवनी शक्ति जो है हमारे संपूर्ण शरीर को संचालित करती है, अगर हमारे अंदर जीवनी शक्ति नहीं होगी, वाइटल फोर्स नहीं होगा, जिसको डॉक्टर केंट ने वाइटल सब्सटेंस कहा है, अगर ये नहीं होगा तो हम एलाइव नहीं रह सकते हैं। तो उसको मियाज्म का कंसेप्ट भी इसी तरह से है। मियाज्म भी एक डायनेमिक्स है, ये भी एक स्पिरिचुअल है,
ये भी एक स्पिरिट है जो इनविजिबल पॉल्यूटिंग एजेंट है, इनविजिबल है, क्योंकि हमारी जीवनी शक्ति को डिसऑर्डर करने वाला भी कोई ना कोई डायनेमिक्स ही होगा, कोई ना कोई फोर्स ही होगा। और जब मियाज हमारा हमारे जीवनी शक्ति को डिसऑर्डर करता है तो निश्चित ही है वो भी डायनेमिक्स है। इसी तरह से हम जानते हैं कि हमको ठीक होने के लिए भी हमको किसी डायनेमिक फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, और वो डायनेमिक फोर्स हमारा क्या है? वो है मेडिसिनल फोर्स, ड्रग डायनेमिक्स। तभी हम ठीक होते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि डॉक्टर हैनमन ने मियाज को सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस 3 में किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल बैकग्राउंड पे देखा जाएगा। तो सोरा जो होता है, सोरा प्रिफर्स दी, वैसे देखिए एम्ब्रियन में 3 लेयर होते हैं मेन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, यानी जब कंसेप्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जब बच्चा गर्भ में आता है तो 3 महीने के स्टेज को तो हम ओवम कहते हैं, और 3 महीने से लेके 8 महीने तक के हम एम्ब्रियो कहते हैं, और उसके बाद 9 महीने से लेके टिल बर्थ उसको हम फीटस कहते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है, ग्रोथ होता है, उसमें मुख्य तौर से 3 लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंटोडर्म। तो सोरा जो होता है वो प्रीफर करता है किस पे अटैक करने के लिए? एक्टोडर्म पे। एक्टोडर्म पे वो प्रीफर करता है अटैक करने के लिए। एक्टोडर्म में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, डेवलप होते हैं एक्टोडर्म से? तो वो होते हैं, नर्वस सिस्टम है, पता है कि सबसे इविल थिंकिंग जो होती है सोरा में, हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले माइंड को ही इफेक्ट करती है। इविल थिंकिंग कहाँ होती है? माइंड में ही होती है। तो सोरा जो करता है सबसे पहले माइंड पे ही करता है, नर्वस सिस्टम पे ही करता है। इस तरह से एपिडर्मिस, हमारी स्किन क्या ऊपरी सतह कह सकते हैं एपिडर्मिस, और फिर एपिडर्मल अपेंडेजेस जैसे नेल्स पे, हेयर्स पे, और स्पेशल सेंसेस, ये सब जो है एक्टोडर्मल ओरिजिन है। ये जो भी टिश्यूज हैं ये एम्ब्रियो के एक्टोडर्मल ओरिजिन है, और इन पे जो है सोरा का अटैक होता है, नर्वस सिस्टम पे, एपिडर्मिस पे, इन द फॉर्म ऑफ ईच एंड एरप्शन। और इस तरह से जो है जैसे स्पेशल सेंसेस पे होता है, जैसे मान लीजिए ईयर है, आई है, नोज है, इस पे इसका होता है। तो इस तरह से ये एक साइंटिफिक बेस लेके अगर इसको देखा जाए एक्सप्लेनेशन, तो ये बन सकता है कि एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म लेयर जो से जो ऑर्गन्स, जो टिश्यू डेवलप होते हैं, उन पे सोरा का आक्रमण होता है। अब मीजोडर्म जो है उस पे जो है मीजोडर्म यानी बीच वाला इंटरमीडियरी लेयर जो होता है एम्ब्रियो का, वो होता है मेन जो करता है वो कनेक्टिव टिश्यू पे करता है, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स पे करता है, ब्लड पे करता है, ब्लड वेसल्स पे करता है, और इस तरह से बोन पे करता है, बोन हड्डियों पे करता है, बोन मैरो पे करता है। तो इस तरह से ये मीजोडर्म जो होता है, जो एक्टोडर्म के बाद जो इंटरमीडियरी लेयर है एम्ब्रियन का, एम्ब्रियो का, तो वो जो है वो इस पे जो है सिफिलिस प्रिफर करता है। सिफिलिस जो होता है ये प्रिफर करता है अटैक करने के लिए मीजोडर्मल टिश्यूज पे। मीजोडर्मल ओरिजिन की जो टिश्यूज हैं वो बोन है, ब्लड है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, बोन मैरो, तो इन पे अटैक करता है ये। अब नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है एंटोडर्म। एम्ब्रियन का जो सबसे
आंतरिक लेयर होता है वो एंटोडर्म होता है। एंटोडर्म जो होता है वो एपिथेलियम ऑफ द फारिंक्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्सेप्ट नोज को नहीं, क्योंकि नोज देखा था आपने कि उसमें आ गया था एक्टोडर्म में आ गया था सोरा में। तो ये एक्सेप्ट नोज को एपिथेलियम ऑफ द फेरिंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरेथ्रा, ब्लैडर को ये इफेक्ट करता है। तो इस तरह से हमने ये पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल बेसिस पे भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि जो भी रोगी हमारे पास आता है वो सिम्टम लेके आता है, यानी अपने चीफ कंप्लेंट लेके आता है हमारे पास। चीफ कंप्लेंट लेके आएगा तो वो हमको ये तो नहीं बताएगा कि हम इस मियाज से ग्रसित हैं, इसको तो फाइंड आउट हम ही करना है। तो उसके सिम्टम के आधार पर, अब सिम्टम को लेने के लिए हमें केस टेकिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसमें हम पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं, पास्ट हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, और तब हमको मियाजमेटिक स्टेट पता चल पाता है। अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो शायद हम मियाजमेटिक स्टेट को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको केस टेकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कहा गया है कि अगर केस टेकिंग प्रॉपर ले लिया तो समझ लीजिए कि आधा केस हमने ठीक कर लिया। अब सपोज करिए कि मान लीजिए स्किन का प्रॉब्लम लेके रोगी आता है हमारे पास, स्किन का प्रॉब्लम लेके आता है मेरे पास, तो आप देखेंगे कि स्किन पे जो इरप्शंस हैं वो कहाँ हैं। भाई जैसे मान लीजिए एक तरह से ये कह सकते हैं कि उसका लोकेशन देखिए, उसका सेंसेशन देखिए, उनका आप मोडलिटी देखिए, उसकी जो है कॉन्कॉम्टेंट देखिए। तो इस तरह से जब हम देखेंगे स्किन मैनिफेस्टेशन में भी, तो उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर उसको पेपुलर फुंसी टाइप का एरप्शंस हैं, पेपुलर हैं एरप्शन, और उसमें इचिंग हो रहा है, और इचिंग के बाद उसको आराम भी मिलता है, उसको अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद उसको जलन होने लगती है। तो और ये एरप्शन जो होता है, सोरिक एरप्शन की बात मैं कर रहा हूं, तो ये जो सोरिक एरप्शन होता है ये कहीं भी हो सकता है पूरे क्योंकि एपिडर्मिस जो है ना, एपिडर्मिस तो हमारे पूरा शरीर का कवच ही समझ लीजिए, कवर ही है, तो कहीं भी हो सकता है। तो इसमें हमको समझने में देर नहीं लगेगा। और उसके अलावा उसके और भी सिम्टम लेंगे ही हम। मान लीजिए हम अब उसके बाद उसके मेंटल जनरल पे जाएंगे। मेंटल जनरल पे जाएंगे तो रोगी के बातचीत से आप देखेंगे कि वो बड़ा अलर्ट है, एनेक्सियस भी दिख रहा है, एप्रीहेंसिव दिख रहा है। अगर कोई उसके विरुद्ध कोई बात ऐसी हो गई तो इजिली इरिटेट भी हो जाता है। उसके भूख के बारे में पूछेंगे तो बताएगा कि भाई हमें जो है भूख जो है 11 बजे 10 बजे दिन में ही लग जाती है, मॉर्निंग में ही लग जाती है, विशेष परिस्थितियों में रात में भी भूख लग जाती है। उसके बाद जो है वो उसको हाइपर सेंसिटिव टू कोल्ड है, पूछेंगे तो बताएगा कि हमको नहाने की इच्छा नहीं करती है, हमको बाथिंग से तकलीफ बढ़ जाती है। उसको पॉलिप, नेजल पॉलिप भी हो सकता है, उसको यूट्राइन पॉलिप भी हो सकता है उसको। तो इस तरह से मतलब सोरिक के सिम्टम्स जो है आपको आएंगे। तो इसके आधार पे हम ये समझ सकते हैं कि सोरिक केस है, और हमको इसमें चाहे तुरंत या बाद में हमें चाहे एज ए इंटरकरेंट या क्लोजिंग ऑफ द केस में
के समय हमको एंटीसोरिक मेडिसिन देना है, या शुरुआत में भी हम उसको एंटीसोरिक मेडिसिन दे सकते हैं। तो इस तरह से अब मान लीजिए कि अगर सिफिलिटिक का, अगर यहाँ पे एक चीज और भी है कि जैसे सोरिक का अगर एरप्शंस होंगे तो जो क्रस्ट बनेगा उसका वो बहुत थीन होगा, उसका क्रस्ट जो होगा, पपड़ी जिसको बोलते हैं, वो थीन होगा। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि वो जो होगा थीन होगा, और उसमें जो है, जबकि सिफिलिटिक का जो एरप्शंस होंगे वो कापर कलर के होंगे, कापर कलर के ज्यादातर उसके कलर होते हैं एरप्शंस। और इसमें जो होगा, और इसकी जो पपड़ी होगी वो मोटी होगी, मोटी होगी, ठीक होगी, और इचिंग इसमें नहीं होगा। जिस तरह से सोरा में बहुत ज्यादा इचिंग होती है, मगर इसमें जो है इचिंग नहीं होगी उसको। अब मान लीजिए लेते हैं हम साइकोटिक का, या इसी में लेते हैं सिफिलिटिक में, तो सिफिलिटिक के पेशेंट में केवल यही देख के तो हम उसको नहीं दे देंगे एंटीसिफिलिटिक ड्रग, उसका भी हम मेंटल जर्नल लेंगे, मोडलिटी जर्नल लेंगे, है ना। तो अब इसमें मान लीजिए सिफिलिटिक का है पेशेंट, तो उसकी खुजली जो होगी रात में ज्यादा उसकी बढ़ेगी, रात में, या मौसम अगर थोड़ा बादल वाला होगा तो उसमें बढ़ जाता है उसका, पानी डैम्प वेदर में भी बढ़ सकता है उसका। तो इस तरह से जो है पसीना आने से उसकी खुजली बढ़ जाती है। मतलब सिफिलिटिक पेशेंट होगा तो जबकि सोरा में अगर उसको पसीना आता है तो खुजली में उसको आराम मिल सकता है, या अन्य तकलीफों में भी आराम मिल सकता है। नेचुरल डिस्चार्ज से सोरा के पेशेंट को आराम मिलता है, जबकि सिफिलिटिक में अननेचुरल डिस्चार्ज से आराम मिलता है। जैसे लिकोरिया हो जाए, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज हो जाए, तो सिफिलिटिक के पेशेंट को आराम मिलता है। लेकिन नेचुरल में नेचुरल डिस्चार्ज होता है, जैसे अगर उसको खास खुजली है, कोई कंप्लेंट है अगर सिफिलिटिक के पेशेंट को, तो उसको पसीना होने पर उसकी तकलीफें बढ़ जाएंगी। जैसा कि हम आप पढ़े हैं मर्कसाल में ऐसा होता है, पसीना होने से उसकी तकलीफ बढ़ती है, उसकी तकलीफें जो होगी सिफिलिटिक की रात में बढ़ेगी। तो इस तरह से हम इसको मेंटल सिम्टम लेंगे अगर, तो बड़ा सस्पिशस होगा वो पेशेंट, फिक्स्ड आइडिया होगा उसको, इस तरह से उसका मेंटल डलनेस होगा उसके अंदर, वो एक्टिव जैसे अलर्ट नहीं होगा, जैसा कि सोरी का पेशेंट अलर्ट होता है, एक्टिव होता है। लेकिन सिफिलिटिक का पेशेंट जो होगा वो डल होगा, उसकी मेमोरी इम्पेयर्ड होगी, इम्पेयर्ड मेमोरी होगी, वो जो है उसको याददाश्त उसकी कमजोर होगी। तो इस तरह से जो है उसको हम सिफिलिटिक के केस को समझ सकते हैं। अब आता है, जैसे मान लीजिए नेल है, नेल, जैसे रोगी का तो आप परीक्षण करेंगे, पूरा देखेंगे, तो नेल जो होता है उसका देखेंगे रोगी का, तो सोरिक का जो नेल होता है वो पेपर लाइक, एकदम पेपर जैसे थीन होता है, पेपर जैसे थीन होगा। पेपर जैसे थीन होगा, जबकि इसमें जो होगा सिफिलिटिक में इसमें सिफिलिटिक में जो होता है नेल जो होता है वो थिन एज ए पेपर होता है और इजीली बेंट हो जाता है। ये सिफिलिटिक की बात मैं बता रहा हूं कि सिफिलिटिक में नेल का अगर निरीक्षण करेंगे तो थिन एज ए पेपर होता है, बेंट इजिली एंड स्पून शेपेड होता है।
स्पून से पेट। और जबकि आपका सिफिलिटिक का अगर होगा तो उसका रिबन्ड होगा, धारीदार होगा, नेल जो होगा वो धारीदार होगा, ठीक होगा, हैवी होगा और डिफॉर्म्ड हो सकता है। तो इस तरह से हम जैसे हम देखते हैं, हमारे कहने का मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्टिव सिम्टम के आधार पर भी बहुत कुछ मियाज्मेटिक स्टेट को समझ सकते हैं। अब जैसे कि सोरा के केस में, सोरा का केस जो होता है वो ज्यादातर अल्टरनेटिव, सोरा के केस में ऑल्टरनेटिंग डिजीजेज जो होती हैं या पीरियोडिसिटी वाली जो डिजीजेज होती हैं या इवन इंटरमिटेंट ए फेब्राइल जो डिजीजेज होती हैं वो ये सोरिक ही होती हैं। ये समझ लीजिए आप कि जो वन साइडेड डिजीज भी होती हैं, ज्यादातर अल्टरनेटिव डिजीज होती हैं, इंटरमिटेंट पीरियोडिसिटी वाली डिजीज होती हैं, ये ज्यादातर सोरिक ही होती हैं। अब जैसे हेडेक ले लीजिए, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो हेडेक जो है अगर सोरा का पेशेंट है तो उसको ज्यादातर फ्रंटल उसको हेडेक होगा, जबकि ये इसमें सिफिलिटिक केस में ज्यादातर ऑक्सीपिटल होगा, ज्यादातर ऑक्सीपिटल होगा। और साइकोटिक के केस में ज्यादातर वर्टेक्स होगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इसको समझने की आवश्यकता है कि सोरिक का होगा तो फ्रंटल हेडेक होगा ज्यादातर, और सिफिलिटिक का होगा तो ऑक्सीपिटल होगा, और साइकोटिक का होगा तो वर्टेक्स होगा। अब यहाँ पर आपको फिर लेना पड़ेगा वही चीजें, मेंटल अगर हेडेक लेके आया है आपके पास तो हमें केवल हेडेक से ही तो मतलब है नहीं, उसकी पूरी केस हिस्ट्री लेंगे। मान लीजिए केस हिस्ट्री में मान लीजिए अगर कोई कहता है कि हमारा ऑक्सीपिटल हेडेक काफी दिनों से है, काफी दिनों से है उसको, या कहता है साइकोटिक का पेशेंट कि हमको बहुत दिनों से वर्टेक्स हेडेक होता है, तो उसका जब आप पास्ट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री लेंगे, हो सकता है उसके पर्सनल हिस्ट्री में, पास्ट हिस्ट्री में ये हो जाए कि उसको रिपीटेड जो है उसको वैक्सीनेशन लगा है बचपन में, रिपीटेड। तो आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, क्योंकि रिपीटेड वैक्सीनेशन को भी ये डॉक्टर JH वर्नेट ने, डॉक्टर वर्नेट ने रिपीटेड वैक्सीनेशन को उन्होंने एज ए साइकोटिक मियाज माना है। डॉक्टर वर्नेट ने रिपीटेड वैक्सीनेशन को एज ए साइकोटिक मियाज माना है। तो हमारा दिमाग जाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये साइकोटिक मियाज में है। तो इस तरह से जो है हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि लिकोरिया का केस आपके पास आता है, लिकोरिया का केस, तो अगर उससे पूछेंगे आप, उसमें भी वही चीजें पूछेंगे कि भाई डिस्चार्ज कैसा है। उसका डिस्चार्ज अगर पूछने पर बताता, लेडीज बताती है कि व्हाइटिस है, थिन है और एल्बुमिनस है, एल्बुमिनस है। और पूछेंगे आपकी कोई स्मेल वगैरह आता है क्या, तो कहेगी कोई स्मेल नहीं है, ओडरलेस है। और इसके अलावा उसके फिर सोरिक के मेंटल सिम्टम्स आप पूछेंगे, उस जानकारी लेना ही होगा। फिर उसका एग्रावेशन, एम्लोरेशन, मेंटल जनरल, मेंटल फिजिकल, ये सारी चीजें तो आपको लेनी ही पड़ेगी। डिजायर, एवर्जन, ये सारी चीजें आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह का लिकोरियल डिस्चार्ज है, थिन है, ओडरलेस है, वाटरी है,
एल्बुमिनस है, तो ये सोरिक के लक्षण होते हैं। ज्यादातर ये सोरिक के लक्षण होते हैं। वहीं पर अगर सिफिलिटिक का होगा तो सिफिलिटिक के डिस्चार्ज जो होगा उसका एलोइस होगा, और उसको और कंप्लेंट जो होंगे उसके साथ साथ लिकोरियल डिस्चार्ज से उसको आराम मिलता है। पहले ही हमने बताया आपको कि सिफिलिटिक के केस में अननेचुरल डिस्चार्ज से उसको आराम मिलता है, जबकि सोरा में नेचुरल डिस्चार्ज से, जिसे यूरिनेशन हो जाए, उसको पर्सपायरेशन हो जाए तो उसको आराम मिलता है। जबकि रोगी कहती है कि हमारा लिकोरिया के साथ सर दर्द भी होता है हमको ऑक्सीपिटल रीजन में, लेकिन जब लिकोरिया होता है तो हमें आराम मिलता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये हो सकता है कि ये सिफिलिटिक केस हो सकता है। फिर उसमें पूछेंगे कि कब होता है, तो बताएगी ज्यादातर रात में होता है। तो इस तरह से हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। अगर इसी तरह से अगर साइकोटिक का लिकोरिया है तो लिकोरिया इसमें भी आपका थिन और वाटरी होगा, मगर डिस्चार्ज का कलर जो होगा वो ग्रीनिश येलो होगा। बताएगी कि ग्रीनिश येलो है और एक्सकोरिएटिंग होगा। एक्सकोरिएटिंग होगा यानी समझ लीजिए कि छिलने वाला समझ लीजिए, और एक्रिड होगा, एसिडिक टाइप का समझ लीजिए, एक तरह से लगने वाला, और उसको खुजली होगी। फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स में उसको खुजली भी होगी। तो हम, और एक चीज और भी है कि उसको ओडर होगा, यानी स्मेल होगा। कैसा? समझ लीजिए बासी मछली के जैसे, बासी मछली जैसे उसमें स्मेल होगा। साइकोटिक, केवल लिकोरिया की ही बात नहीं है, साइकोटिक में जो भी डिस्चार्ज होगा, चाहे यूरेथ्रल डिस्चार्ज अगर है तो उसमें भी मस्टी या फिशी स्मेल होता है, उसमें भी मस्टी या फिशी स्मेल होता है। तो इस तरह से हम डिफरेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कंपैरेटिव मेंटल का कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सोरिक का पेशेंट है, तो जैसे चर्चा किया गया, अलर्ट होता है, एनक्सियस होता है, अप्रीहेंसिव होता है, इजिली इरिटेटेड होता है। परंतु सिफिलिटिक का जो पेशेंट होता है वो डल होता है, वीक मेमोरी का होता है, और जैसे साइकोटिक का है तो उसको एक फिक्स आइडिया का होता है वो, और एकदम क्रूएल होता है। क्रूएल, जो साइकोटिक पेशेंट होगा वो क्रूएल होगा। जितने असामाजिक तत्व है समाज के, जितने भी मर्डरर, किडनैपर, या जिनको हम लोग बाहुबली कहते हैं अपनी भाषा में, दीज आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ साइकोटिक मियाज। क्योंकि इनको सोचने, अच्छे सोचने का, समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और वो केवल जो है क्रूएल एक्टिविटीज करने में उनको आनंद आता है। और इस तरह से इनका आप मेंटल डिफरेंस कर सकते हैं। इस तरह से जो टाइम हो गया क्या एक मिनट रह गया है। क्या? अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि सर पर भी अगर खुजली हुई सोरिक के पेशेंट को, तो वही बात आएगी कि उसका जो क्रस्ट होगा वो एक तरह से थिन होगा, इचिंग होगी। लेकिन अगर साइकोटिक का है तो साइकोटिक का जो पैचेज में होता है, उसका सर पे उसका जो भी एरप्शंस होता है वो पैचेज पे होता है।
सर का पढ़ा रहे बार एक गोलाई में समझ लीजिए बार स्विच वगैरह जो होता है वो ज्यादातर बहुत अच्छे रहे। साइकोटिक के पेशेंट में ही होता है, जो राउंड सेपरेट होता है, या पिगमेंटेशन जो भी होगा, पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन, ये सारा जो है ये सब साइकोटिक केस है ये। अब मैं डॉक्टर आदर्श जी से पूछना चाह रहा हूं कि और कुछ बताएं इसमें विशेष। डॉक्टर आदर्श। अब 1 मिनट रह गया हेलो। सर। कोई बात नहीं, 1 मिनट में बहुत कुछ बता जाएंगे। 1 ही मिनट। हाँ 1 मिनट। 1 मिनट में सर यही बता रहे हाँ। कि मियाज को हाँ डॉक्टर आदर्श, आप बता लीजिए अपनी बात। जी सर। हाँ चलिए। आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है। अब समय है, अब समय, हाँ समय बताइए। अब समय है। हाँ ये बता रहे थे सर हाँ कि ये तो सबको पता है कि मियाज में जो है वो होम्योपैथी में सबसे कंट्रोवर्शियल चीज है, और चूंकि इसमें बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सिम्टम्स की एक वैरायटी दे दी और लिस्ट कर दिया कि ये सोरा के सिम्टम्स हैं, साइकोसिस के सिम्टम्स हैं, ये सिफिलिस के सिम्टम्स हैं। लेकिन इनको आज के मॉडर्न डे में जब पैथोलॉजी इतना एडवांस हो, तो जब तक इनको पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा तब तक इसमें वो ग्रेविटी नहीं आएगी और क्लियरिटी नहीं आएगी कि हर आदमी एक ही पॉइंट पे पहुंचे। क्योंकि अगर सिर्फ सिम्टम्स के क्लस्टर के बेसिस पे सोरा सिम्टम्स, सोरा साइकोसिस, सिफिलिस का डिफरेंशिएशन होगा तो वो पॉसिबल नहीं। लोगों की अलग अलग राय होती है। इस विषय में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा काम किया वो थे डॉक्टर वॉन ग्रोवेल। वॉन ग्रोवेल ने बताया कि बिल्कुल उन्होंने सारी पैथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन किया मियाज का। उन्होंने कहा कि जो सोरा होता है उस पेशेंट को उन्होंने नाम दिया कार्बोक्सी नाइट्रोजिनाट कॉन्स्टिट्यूशन। सोरा का उन्होंने नाम दिया कार्बोक्सी नाइट्रोजिनाट कॉन्स्टिट्यूशन। जी, साइकोसिस के पेशेंट को बताया कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो होता है हाइड्रोजिनाइड, और जो सिफिलिस होता है उसका उन्होंने बताया वो होता है ऑक्सीजनाइड। और इन तीनों को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सोरा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पेशेंट में, सोरिक पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा जरूरत से थोड़ी ज्यादा होती है, और हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन में वाटर कंटेंट बॉडी में ज्यादा होता है, और ऑक्सीजनाइड में ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होता है। अगर आपको फिजियोलॉजी का डीप नॉलेज है तो आप सोरा के सिम्टम्स इजिली किसी भी ऑर्गन पे इस पैथोलॉजी के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सोरा का एक सिम्टम है कि हम कहते हैं कि वो इजिली थक जाता है, बहुत कुछ भी करता है इजिली थक जाता है, इजिली फटीग्ड है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट टिश्यूज में ज्यादा होगा तो नो डाउट टिश्यू जल्दी थक जाएंगे क्योंकि उनके पास एनर्जी नहीं पहुंच। देखो आवाज। वो नर्वस होता है, एंग्जियस होता है, कोई इरिटेटिव होता है। इसीलिए जितने भी सोरा के पेशेंट होते हैं सब में डिस्पेप्सिया होती है। डिस्पेप्सिया का रीजन ये है कि उसमें जो नर्व एंडिंग्स होती हैं इंटेस्टाइन में, जिनको कहते हैं आरी ब्लैक प्लेक्सस और माइंट्री प्लेक्सस, ये दोनों जो नर्व प्लेक्सस होते हैं इंटेस्टाइन में वो नाइट्रोजन के कंटेंट बढ़ने की वजह से इरिटेट होते हैं। इसलिए पेशेंट का, सोरिक पेशेंट जो होता है उसके अंदर डिस्पेप्सिया होती है में डिरेंजमेंट। तो ये वॉन ग्रोवेल ने सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल उन्होंने पेश किया। एक और बात बताना चाहेंगे कि ये तो बहुत साइंटिफिक बात है कि आपको डीप फिजियोलॉजी की स्टडी होनी पड़ेगी इसको समझने के लिए कि किस तरह से कार्बोक्सी नाइट्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन और ऑक्सीजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन से आप अगर फिजियोलॉजी की समझ है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा सिम्टम सिफिलिस का है, कौन सा सिम्टम सोरा का है और कौन सा साइकोसिस का। एक सिम्टम जो बताना चाहेंगे, जैसे हम कहते हैं कि अननेचुरल डिस्चार्जेस से सिफिलिस में आराम मिलता है। रीजन क्या है कि अननेचुरल डिस्चार्जेस सिफिलिस में क्यों? क्योंकि सिफिलिस में ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है। ऑक्सीजन का कंटेंट जहां भी होता है वहां डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है, वहां पर डिजनरेशन होता है, और जो डिजनरेशन का प्रोडक्ट होता है
वो एलियन सब्सटेंस की तरह ट्रीट करता है बॉडी को, और बॉडी उसको एक्सपेल आउट करना चाहती है। इसीलिए जैसे ही वो एक्सपेल आउट होता है हमको रिलीफ मिलता है और हम कहते हैं कि ये सिफिलिस है। और एक और बात कहना चाहेंगे कि देखिए तीन चीजें कही जाती हैं कि अगर आप सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस को इजीली बहुत मोस्ट इजी वे में जानना चाहते हैं तो सोरा 3 पॉइंट होता है। एक होता है हाइपर सेंसिटिव, दूसरा होता है इरिटेटिव और तीसरा है एमेसिएटेड है। ये सोरिक पेशेंट होता है। ये सोरा के 3 बेसिक पिलर्स हैं। आप इनसे जितने भी सोरा के कैरेक्टर्स हैं सब इसी से डिफाइन हो जाते हैं। इसी तरह से 3 चीजें साइकोसिस में, वन इज डलनेस। साइकोसिस में डलनेस होती है चाहे उसका ट्यूमर हो, शार्पनेस नहीं होती साइकोसिस में कहीं भी। कोई भी पेशेंट साइकोसिस का ये आके नहीं बताएगा डॉक्टर हमको बहुत ज्यादा परेशानी है, नहीं, वो बहुत शार्प नहीं होता, वायलेंट कभी नहीं होती साइकोसिस। साइकोसिस ऑलवेज डल होती है। एबनॉर्मल स्ट्रक्चरल चेंज होता है साइकोसिस में। एबनॉर्मल स्ट्रक्चरल चेंज या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, इधर हाइपर और हाइपो। और तीसरी चीज होती है फिक्स्ड और रिपीटेटिव। साइकोसिस में रिपीटिशन की बहुत ग्रेट टेंडेंसी होती है और ये फिक्स्ड होता है। इसमें बहुत सारी चीजें बिल्कुल फिक्स्ड हैं, रिपीटेटिव है, मेंटल लेवल पे ज्यादा एक्सप्लेन होता है। सिफिलिस में भी 3 पॉइंट है, वन इज शार्प, सेकंड वन इज डिस्ट्रक्टिव एंड थर्ड वन इज अनकंट्रोल्ड। जितने भी अनकंट्रोल्ड बिहेवियर हैं वो सब सिफिलिटिक होते हैं। इस तरह से हम हिस्टेरिक पेशेंट्स देखते हैं, वो सारे हिस्टेरिक पेशेंट्स हमारे होते हैं क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड है। जितने भी अनकंट्रोल्ड हैं सब सिफिलिटिक है, जितने डिस्ट्रक्शंस हैं सब सिफिलिटिक है। और शार्पनेस होती है, किसी भी चीज में शार्पनेस वो सिफिलिस को प्रोड्यूस करती है। तो अगर हम आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब। हेलो हाँ हेलो, हाँ भाई आवाज आवाज आ रही सर? हाँ अब आ रही है। हाँ, तो ये कह रहे थे सर, जनरल वे में सोरा सिफिलिस साइकोसिस पहचानने का जो इजी तरीका है वो यही है। 3 पोस्टुलेट्स हैं तीनों के। सोरा के 3 है, वही लिम्फीन इमेसिएटेड नंबर 1, 2 इज इरिटेटिव, 3 इज हाइपर सेंसिटिव। साइकोसिस में 1 इज डलनेस, 2 इज एबनॉर्मल स्ट्रक्चरल चेंज एंड थर्ड वन इज फिक्स्ड और रिपीटेटिव। और इसी तरह से सिफिलिस में है 3 पोस्टुलेट्स है, 1 इज शार्पनेस एंड सेकंड वन इज डिस्ट्रक्शन एंड थर्ड वन इज अनकंट्रोल्ड। कुछ भी अगर अनकंट्रोल्ड है तो वो सिफिलिस है, चाहे वो अनकंट्रोल्ड लाफिंग है सिफिलिस है, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट है किसी चीज का सिफिलिस है, अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन इवन अगर है तो वो भी सिफिलिटिक है। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट होते हैं। और वन ग्रावल के सिफिलिस होता है वो ऑक्सीजनेट कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इतना ही कहना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। ठीक, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। और डॉक्टर विनीत गुप्ता जी, आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। डॉक्टर सर विनीत, मेरा नाम विनीत वर्मा है। अच्छा विनीत वर्मा नाम है सर मेरा। अच्छा विनीत वर्मा जी हाँ सर, बताएं। मैं यहाँ हरदोई में, सर मैं यहाँ पे हरदोई में बेनीगंज है वहाँ पर हूँ। बेनीगंज, हरदोई में बेनीगंज कस्बा पड़ता है। जी, और जी। सीएससी कोठाओं में हाँ। आरबीएस के मेडिकल ऑफिसर के रूप में पोस्टेड हूँ। स्टेट गवर्नमेंट में? नहीं, इसमें सर आरबीएस के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में मेडिकल ऑफिसर के रूप में पोस्टेड हूँ। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है डॉक्टर साहब, जुड़ते रहिएगा। जी। और कुछ अपना विचार व्यक्त करेंगे क्या? जरूर व्यक्त करेंगे सर। आज तो मैंने अब अगली बार जरूर व्यक्त करेंगे हम। अच्छा। लेकिन एक्चुअली मैंने बीच में ज्वाइन किया अभी, क्योंकि मेरा पहला बार है और बीच में मैंने ज्वाइन किया, इसलिए मुझे टॉपिक भी नहीं मालूम था। जी हाँ, मुझे टॉपिक नहीं मालूम था इसका, पहली बात। कोई बात नहीं। अब अगला टॉपिक क्या रखा जाए? अगला टॉपिक बताएं आप। हैं? बॉस बताएंगे? हाँ, बताइए। बॉस डॉक्टर आदर्श बताएं, आप ही बताएं। ESELEMDER
या कोई भी बताया डॉक्टर? अरे सर कुछ भी रखिए आप जो भी रखिए सब अच्छा है। ठीक है फिर, कुछ भी रखिए सर। ठीक है रखते हैं फिर, है ना। हाँ, एक हाँ चीज हाँ मैं कहना चाह रहा था बिल्कुल। अंत में कि इसके ट्रीटमेंट में थोड़ा सा कैसे करना चाहिए कि अगर सोरा का पूरा सोरिक पेशेंट है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको एंटी सोरिक मेडिसिन दिया जा सकता है। अब एक चीज ये आती है कि जब हम सोरिक एंटी मियाजमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं तो कभी कभी बीच में एक्यूट प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, बड़ा असमंजस की स्थिति होती है। तो ऐसे में करना ये चाहिए कि सबसे पहले हमको एक्यूट केस का मैनेजमेंट करना चाहिए, यानी एक्यूट केस के लिए जो सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें दवा देनी चाहिए, और वो ठीक हो जाने के बाद फिर हमको बाद में फिर अगर पहले वाली ही एंटी मियाजमेटिक ड्रग इंडिकेटेड है तो उसको देनी चाहिए, अदरवाइज फ्रेश केस टेकिंग लेकर हमको दवा देनी चाहिए। तो एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स डिजीज है, कॉम्प्लेक्स क्रॉनिक डिजीज है, यानी जिसमें मान लीजिए कि सपोज करिए कि सोरिक भी है और सिप्लिटिक भी है, तो इसमें ये करना चाहिए कि जो प्रोमिनेंट जिसके सिम्टम्स हो, चाहे सोरा के हो तो पहले एंटीसोरिक दीजिए, फिर एंटीसोरिक देने के बाद वो प्रोमिनेंट फिर सिप्लिटिक का आ जाएगा तो फिर एंटी सिप्लिटिक दीजिए। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अंत में आपको फिर एंटीसोरिक ही देना पड़ेगा क्लोज करने के लिए केस को, क्योंकि क्या होता है कि न देने पर फिर सोरा जो है फ्लेवर अप हो सकता है और तकलीफ को बढ़ा सकता है, इसलिए एंटीसोरिक अंत में देना चाहिए। यही चीज जो है अगर सोरिक और साइकोटिक है तो उसमें भी इसी तरह का करना चाहिए। और यदि तीनों सोरा सिफिलिस साइकोसिस है तो उसमें भी वही फार्मूला है कि जो प्रोमिनेंट हो उसको पहले दीजिए, फिर उसके बाद जो है आप फिर नेक्स्ट जो प्रोमिनेंट है उसको दीजिए, लेकिन अंत में जो है आपको क्लोज करने के लिए आपको एंटीसोरिक मेडिसिन ही देनी चाहिए, तभी पूर्ण रूप से क्योर होगा। ठीक है, फिर इतनी जो है हेलो डॉक्टर विनीत वर्मा जी। डॉक्टर विनीत वर्मा जी सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमारा लेक्चर जो है यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे जी सर। डॉक्टर पीसी श्रीवास्तव करके डिस्कशन होगा, उसमें लिखा होगा, तो आप चाहें तो उससे भी थोड़ा बहुत जो भी है आप ले सकते हैं। और आगे अगर आपको कुछ लगे कि कोई टॉपिक आप बता सके तो टॉपिक बताइए, आपके सुझाए हुए टॉपिक पे ही चर्चा हो जाएगी। सर हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बताएं डॉक्टर विनीत वर्मा। हाँ जी सर। आदर्श बताएं, कोई भी टॉपिक बताइए, कोई वो नहीं है, जो भी आप जैसे लगे कि इस पे चर्चा किया जा सकता है। हेलो सर, मैं आदर्श बोल रहा हूँ। हाँ आप बोलिए हाँ सर, ये कह रहे थे, हाँ अब इसी चूंकि ये टॉपिक चल रहा है, मियाज केस टेकिंग सब चल ही रहा है, हाँ तो अगली बार का जो टॉपिक है वो रखा जाए कि सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन, कि कैसे हमें पता चल सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन आगे का इसके टॉपिक है। अच्छा, कि हमको कैसे पता चले कि जो हमने दवाई दी है उसने काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा है, जिसको कहते हैं साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। कैसे पता चले कि हमने जो दवाई दी है उस दवाई ने काम करना शुरू कर दिया है, सिम्टम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और कैसे पता करें कि नहीं हमारी दवाई काम नहीं कर रही है, जो कि सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में हम लोग पढ़ रहे थे, उसका एप्लीकेशन कैसे किया जाए कि ये बात आए तो हमें इसको लेफ्ट छोड़ देना है, सिर्फ प्लेसिबो देके छोड़ देना है। और इसमें सबसे मजे की बात ये, इस केशन सिम्टम्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू एंड ऑफ केस, बहुत शायद ही कोई किताब मिले धरती पर होम्योपैथी में जो आपको ये बताए कि
केस मेडिसिन सिलेक्शन की तो हजारों किताबें हैं, लेकिन उसको केस को कैरी कैसे करें और केस को एंड कैसे करें। आप सोचिए कि आपने कोई एक सोरिक केस उठाया है, और आप कैसे पता चलेंगे कि अब ये हमारा केस क्योर की कंडीशन में पहुंच गया है। कोई किताब नहीं आपको बताएगी। एक किताब सिर्फ लिखी गई है, वो जिसमें मिलती नहीं, डॉक्टर दयाल बिथालकस ने लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ लॉन्ग, उसमें एक चैप्टर स्पिरिट ऑफ एम्पैथी में ट्रीटमेंट ऑफ लॉन्ग क्रॉनिक केस, जिसमें बात लिखी है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्यूमर है, कोई अल्ट्रासाउंड कुछ नहीं, आपने उस पेशेंट को ट्रीट करना शुरू कर दिया, आपने एंटीसाइकोटिक जो भी ड्रग दिया। अभी बात चल रही थी ट्रीटमेंट ऑफ मिक्स मियाजमेटिक केसेस में कि पहले सिफिलिटिक दीजिए, फिर साइकोटिक दीजिए, फिर लास्ट में सोरिक दीजिए। कोई भी केस अगर आपका है और 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद अगर लास्ट में पेशेंट कहता है पुरानी समस्या सब खत्म हो गई है, कहता है कि मुझे डॉक्टर साहब इचिंग इरप्शंस आ गए हैं बॉडी पर, मुझे खुजली हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपका केस क्योर हो गया है, क्योंकि आपका पेशेंट रिटर्न होकर के साइकोसिस से सिफिलिस में आ गया है। और आप एक डोज उसको सल्फर सोराइनम कैलकेरिया का जो सुटेबल हो उसको दे करके उसको छोड़ दीजिए और कहिए नाउ यू आर क्योर्ड, जाकर अल्ट्रासाउंड करा लो, सारा आपका ट्यूमर गायब हो चुका है। पहले ऐसे ही होता था कि लास्ट में अगर आपने सोरा के सिम्टम्स देख लिए पेशेंट में, तो इसका मतलब है कि अब आपका पेशेंट रिटर्न हो चुका है सोरा के स्टेज में, अब ये केस का एंड है, और यहाँ आप सिर्फ एक सुटेबल एंटी मियाजमेटिक मेडिसिन, एंटीसोरिक मेडिसिन दे करके पेशेंट को छोड़ दीजिए कि नाउ यू आर ओके। तो ये बहुत भाग्य होता है कि बहुत केसेस में कि ये आपको देखने को मिल जाए कि लास्ट में पेशेंट आपको आकर के सोरिक या सिफिलिटिक का बताए कि डॉक्टर हमको ईचिंग हो रही है या हमको इरप्शंस आ गए हैं। तो ये बहुत कम केसेस में होता है जिसमें हमको कंप्लीट क्योर देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं मिलता है। कुछ केसेस में मिलता है, कभी कोई मिलता है देखने को, वो उसमें आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप एक डोज आप सल्फर सोराइनम कैलकेरिया का जो भी सुटेबल हो मेडिसिन दे करके उसको छोड़ दीजिए और क्योर हो जाता है। तो इसी तरह के टॉपिक पे अगली बार चर्चा किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये मेरा सुझाव है। बाकी साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट जी, आगे के हैं साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड एंड ऑफ केस कि किस कब जो है कब कैसे केस को एंड करें। ये तो आर्गेनान में लिखा नहीं है, लेकिन उसको ढूंढना पड़ता है केस को एंड कैसे करें, मिक्स मियाजमेटिक केस में कैसे करें। ठीक है सर, ओके सर, धन्यवाद। ओके, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके।